नमस्ते बच्चों, स्कॉलर्स के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अब हम फिर से वही टेस्ट सीरीज जो कि हमारी चल रही थी, ठीक है, जो सितंबर में 2024 में पेपर हुए थे, उसमें 12 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एसएससी के जो प्रीवियस पेपर हैं उसमें 12 तारीख की फर्स्ट, क्योंकि 13 तक मैंने 11 तक मैंने कंप्लीट करा दिए थे तीनों शिफ्ट। अब देखो फर्स्ट शिफ्ट के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, दी ऑर्गेनिज्म दैट डोंट हैव ए डिफाइंड न्यूक्लियस, है ना। ऐसे जीव जिनमें निश्चित केंद्रक और अंगक नहीं होता है, यानी कि केंद्रक नहीं पाया जाता, उन्हें जगत में वर्गीकृत किया जाता है। किस सेल में किया जाता है भाई? मोनेरा में, ठीक, मोनेरा में। इनमें एक स्पष्ट केंद्रक नहीं मिलता जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। जैसे कि हम बने हैं तो हम में कौन सी कोशिका तंत्र है? यूकैरियोटिक, ठीक है। लेकिन मोनेरा ग्रुप यानी कि जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता उनको प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत रखते हैं, और उस प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मोनेरा ग्रुप आता है। तो देखें मोनेरा का कुछ एग्जाम्पल देख लो। मोनेरा क्या है? मोनेरा के एग्जाम्पल, मोनेरा के अंदर आपका बैक्टीरिया बैक्टीरिया आ जाते हैं, जैसे कि जीवाणु आते हैं, ठीक है, जो मोनेरा ग्रुप है, ठीक। और इन जीवाणुओं में अगर आप पहचानना चाहो तो क्या होगा? डिप्लोकोकस है, डिप्लोकोकस कोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी आदि, ठीक है। तो ये जो जीवाणुओं के नाम है, आप जानते हो ये जीवाणु किसमें? डिप्लोकोकस निमोनिया की बात करोगे तो निमोनिया का जीवाणु है। स्ट्रेप्टोकोकस की बात करोगे तो ये भी जीवाणु है। विब्रियो कॉलेरी की बात करोगे तो हैजा जीवाणु है। तो दीज आर काइंड ऑफ बैक्टीरिया, ये जीवाणु के प्रकार है, और यही क्या है? मोनेरा ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। और इसी ग्रुप के अंदर निश्चित केंद्रक या अंगक नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसको किस ग्रुप के अंदर रखेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। और हम लोग किस में आते हैं? यूकैरियोटिक में। किस में आते हैं हम लोग? यूकैरियोटिक में। ठीक है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, फोर्थ, मोनेरा ग्रुप, ठीक है। हम लोगों का मानव जीवन किस में आता है? मानव यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर, ठीक है। हमारा जो ग्रुप है वो कौन सा है? यूकैरियोटिक का है। हमारे अंदर स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस, जिसमें हम लोग के एंसेस्टर्स यानी कि हमारी जनरेशन के डीएनए संचित रहते हैं, स्टोर्ड रहते हैं, ठीक है ना, इन फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। तो क्या बोलोगे इसको? स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। अब ध्यान रखना, आप लोगों के बारे में कोई पूछे तो बोलना हम यूकैरियोटिक सेल्स है, इट्स मीन अवर सेल्स, इन अवर सेल्स फाउंड ए स्पष्ट न्यूक्लियस, ठीक है ना, क्लियर न्यूक्लियस, स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। यहां पर पूछा क्या गया था? वो जीव जिनमें केंद्रक नहीं होता उन्हें किस जगत में वर्गीकृत किया गया है? तो मोनेरा में। मोनेरा का एग्जाम्पल्स क्या है? इसमें कैसे जीव पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक वाले, ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया प्रमुख है, यानी कि जीवाणु प्रमुख है, और उनके नाम है ये सारे, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया, ये उन जीवाणुओं के नाम है। डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, विब्रियो कोलोरी, साल्मोना टाइफी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है, माइकोडिप्थीरी, कोरोनियम, दीज आर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया नेम्स। तो ये किस ग्रुप के अंदर है? मोनेरा के, मोनेरा ग्रुप। अब मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, कथकली जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है? कथकली किसका है? केरला का, ठीक है, केरला का है। ऑप्शन 3 विल बी राइट। केरला का शास्त्रीय नृत्य है कथकली। कथकली एवं मोहिनीअट्टम दोनों नृत्य, मोहिनीअट्टम
ये दोनों नृत्य किससे संबंधित है? केरला से, जिसमें कथकली क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक, इसमें 5 प्रकार होते हैं, इसमें 5 प्रकार का मेकअप होता है, 5 प्रकार के चरित्र होते हैं। जैसे काथी, माचा, ठीक है, करी, कारी, दीज आर कैरेक्टर्स ऑफ 5 कैरेक्टर्स ऑफ कथकली। ठीक है, अगर इसकी बात करें कलाकारों की, तो कौन कौन से कलाकार फेमस है? कौन कौन से कलाकार फेमस है? कंचन कुरूप, कंचन कुरूप, डॉक्टर रेले आदि। ठीक है, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कथकली कलाकार। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है कथकली के बारे में जान लिया आपने। मोहिनीअट्टम क्या है? महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा, ठीक है ना। और इसकी फेमस क्या है? सुनंदा नायर आदि। ठीक, सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो, वर्ष 2002 में जाकिर हुसैन किस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के ताल वादक बने? इसका मतलब तबला वादक बने। तो भाई 2002 में इन्हें क्या मिला था? पद्म भूषण। क्या मिला था? पद्म भूषण। ठीक है, तो इनका थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या इनको उपलब्धियां हासिल है, यानी कि इनके अवार्ड्स की संख्या देख लेते हैं क्या क्या मिला था। जाकिर हुसैन, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन रिपीट होंगे इसमें। देखो, पद्मश्री 1988 में मिला, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, संगीत कला अकादमी अवार्ड, अवार्ड 1990 में मिला। 3, पद्म भूषण, पद्म भूषण सन 2002 में मिला इनको, एवं पद्म विभूषण, पद्म विभूषण 2023 में मिला। ठीक है, 2023 में मिला। मैंने तब भी इन अवार्ड्स को लिखा था और फिर भी इसके क्वेश्चन आ गया और आप अब सॉल्व नहीं कर पाए तो बेकार बात है। ठीक है, 4 बार ग्रेमी अवार्ड से सम्मानित है, 4 बार ग्रेमी, म्यूजिक का सबसे बड़ा अवार्ड अमेरिका द्वारा प्रदान किया जाता है, 4 बार ग्रेमी अवार्ड से सम्मानित जाकिर हुसैन। These are awards of जाकिर हुसैन। ठीक है, पद्मश्री 1988 में, संगीत कला अकादमी अवार्ड 1990 में, पद्म भूषण 2002 में, पद्म विभूषण 2003 में। ठीक है, एंड 4 टाइम्स ग्रेमी अवार्ड विनर, 4 बार ग्रेमी अवार्ड से सम्मानित। ठीक, 15 दिसंबर 2024 को मृत्यु। ठीक है, इनका मृत्यु हो गया, कोई कार्डियक प्रॉब्लम थी, यानी कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, देन इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो क्या मिला था 2002 में? अब इस लिस्ट से मिला लो, 2002 में इनको सबसे कम उम्र में पद्म भूषण मिला था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखो, राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहां किया जाता है? ये तीनों जीव, ये जो तीनों माइक्रोस्कोपिक जीव है ना, ये क्रिएचर है, ये किस लिए यूज होते हैं? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए। आप जानते हो परसेंटेज कितना है इन आवर एनवायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन? कितना है? 78% नाइट्रोजन फाउंड इन अवर एनवायरमेंट, फाउंड इन एनवायरमेंट। अब इसका ये तीनों जीव क्या करते हैं? नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करते हैं। ये जीव नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करते हैं, अमोनिया में चेंज करते हैं, बदल देते हैं, जो कि पौधों की वृद्धि में आवश्यक है। आप जानते हो नाइट्रोजन यानी कि अमोनिया से क्या बनता है? खाद्य बनती है, फर्टिलाइजर बनता है, जो कि पौधों की वृद्धि में
आवश्यक है, वृद्धि में आवश्यक है, ठीक है, प्राकृतिक खाद के फॉर्म में, प्राकृतिक खाद के रूप में, खाद के रूप में। इसका मतलब ये नाइट्रोजन चक्र बनाते हैं, ठीक है, जिससे कि नाइट्रोजन की अधिकता नहीं हो पाती और पेड़ पौधे द्वारा उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो बैलेंस रहता है, एक स्थिर रहता है। तो इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन चक्र। क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन चक्र, ठीक है। सो ऑप्शन सेकंड विल बी राइट, नाइट्रोजन चक्र। और किस तरीके से करता है मैंने आपको लिख ही दिया है, आप देख लो। ये जीव क्या करते हैं? नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलते हैं। एंड अमोनिया, यू नो, अमोनिया क्या है? प्राकृतिक फर्टिलाइजर, ठीक है। और जो कृत्रिम फर्टिलाइजर भी बनता है यूरिया की फॉर्म्स में, वो भी अमोनिया से ही निर्मित होता है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं? अमोनिया में बदल देते हैं। और उस अमोनिया का इस्तेमाल कौन करते हैं? पेड़ पौधे, जिससे कि उनकी वृद्धि हो। इस तरीके से जो स्तर रोजाना बढ़ता है 78%, उसका स्थिरीकरण हो जाता है, यानी कि वो यूज हो जाता है, जिससे कि नाइट्रोजन हमारे एनवायरमेंट में बैलेंस रहती है, स्थिर रहती है। और इसे ही क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन चक्र, ठीक है। सो ऑप्शन सेकंड विल बी राइट, नाइट्रोजन चक्र हो जाएगा, ठीक है, राइजोबियम वाला। नेक्स्ट देखो, वित्तीय सेवाओं अर्थात मूल बचत और जमा खातों, विप्रेषण ऋण, बीमा, पेंशन तथा किफायती तरीके से पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन कौन सा था? तो आप लगाना सेकंड ऑप्शन, प्रधानमंत्री जन धन योजना। क्या था? प्रधानमंत्री जन धन योजना में थोड़ा सा इसके बारे में बतलाता हूं। प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या था? जन धन योजना 15 अगस्त 2014 को पीएम मोदी द्वारा लाल किले में खड़े होकर, लाल किले से इस योजना की शुरुआत हुई, इस योजना की शुरुआत हुई, शुरुआत हुई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य, इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के सभी लोगों को, भारत के सभी लोगों को बैंकिंग सेवा में सम्मिलित करना था, बैंकिंग सेवा में सम्मिलित करना था, सम्मिलित करना था, ठीक है। इसके तहत सभी लोगों से खाता खोलने की अपील की गई। इसके तहत सभी लोगों से खाता खोलने, यानी कि बैंकों के साथ खाते खोलने की, और किस बैलेंस पे? जीरो बैलेंस पे खाता खोलने की अपील की गई थी, अपील की गई। अगर आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस भी है तो आप बैंक से इंस्टेंटली 10,000 का लोन ले सकते हैं, अगर आपके पास में जनधन खाता है, ठीक है। महिलाओं के लिए राशि 15,000 हो सकती है। ऐसा पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2002 को लाल किले की दीवार से इस योजना का कार्यान्वयन किया, ठीक है। तो इस योजना के तहत क्या रखा था कि जो पुरुष हैं उन्हें जीरो बैलेंस पे भी 10,000 रुपए बैंक इंस्टेंट प्रोवाइड करेगी। इट्स मीन यू कैन टू यूज इट, ठीक है। एंड महिलाओं के लिए यही राशि 5,000 बढ़ाकर 15,000 कर दी जीरो बैलेंस पर। इसी को क्या बोलते हैं? जनधन योजना। इसका आधार क्या था? किस लिए बनाई थी? ये भारत के सभी लोगों को, यानी कि राष्ट्र के सभी लोगों को बैंकिंग सेवा में सम्मिलित करने के लिए इस योजना का पीएम मोदी ने क्रियान्वयन किया, ठीक है। तो क्या होगा? ऑप्शन सेकंड होगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध निवेश क्या है? शुद्ध निवेश क्या है? जैसे कि आप किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हो, ठीक है, तो जितने में आपने शेयर खरीदा उसमें से मूल्य ह्रास की हम लोग, यानी कि उसमें निवेश करते हो तो उसमें से मूल्य ह्रास को हम लोग माइनस कर देते हैं। तो क्या होगा? सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास, ठीक है ना। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस जो मूल्य, यानी कि जो पैसा आपका कट हुआ है, तो इसी को क्या बोलते हैं? शुद्ध निवेश। क्या बोलेंगे? शुद्ध निवेश, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड विल बी राइट। नेक्स्ट देखो,
मैच द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स विद देयर रेस्पेक्टिव फाउंडर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, यहाँ पर कुछ फाउंडर्स दिए गए हैं और उनके द्वारा जो मॉन्यूमेंट्स और कॉलेज और स्कूल या इंस्टीट्यूट बनाए हुए हैं उनको आपको मैच करना है। तो देखिए क्या किया था, एशियन सोसाइटी बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना तो किसने की थी, सर विलियम जोन्स ने। ठीक है, एंड द कलकत्ता मदरसा इज फॉर्म्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स से किसने किया था 1780s के दौरान। एंड द फोर्ट विलियम कॉलेज इज एस्टैब्लिश, फोर्ट विलियम कॉलेज ये किसने खोला था, लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, 1784 के दौरान, 1784 के दौरान लॉर्ड वेलेजली ने इसको ओपन किया था। सहायक संधि के निर्माता आपको पता है होगा लॉर्ड वेलेजली, ए का फोर्थ। ठीक है, एंड संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस ये आपका ओपन किया था जोनाथन डंकन ने। तो देखिए कौन से में, ए का फोर्थ किस में, सेकंड ऑप्शन में। ठीक है, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट। ठीक, तो क्या होगा, ऑप्शन सेकंड विल बी राइट। ठीक है, कलकत्ता में मदरसे की स्थापना किसने की थी, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1780 में की गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी भाई, 1800 के दौरान की थी। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली ने 1800 में, सॉरी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी, इसकी सन लिख लो भाई, 1780। फोर्ट विलियम 1800 में ओपन किया था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी, 1780 में। ठीक है, तो ये 3 सन है और ये इनके व्यक्ति हैं जिन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक, नेक्स्ट देखो, हेमिस उत्सव किस राज्य, किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है, हेमिस। आप जानते हो हेमिस के नाम से लद्दाख में एक फॉरेस्ट भी है, तो उसी लद्दाख में हेमिस उत्सव मनाया जाता है। किनके द्वारा मनाया जाता है, तो देखो कहां मनाया जाता है, लद्दाख में। 2 दिनों का ये त्योहार होता है, 2 दिवसीय त्योहार। ठीक है, कब मनाया जाता है भाई, किस टाइम पर, यानी कि साल में। तो तिब्बती कलेक्टर जो कैलेंडर है, तिब्बती कैलेंडर के अनुसार 5वें महीने में, तिब्बती कैलेंडर के अनुसार 5वें महीने में, और उनके अनुसार 5वां महीना कौन सा होता है, जून का अंत या जुलाई की शुरुआत, जून का अंत या शुरुआती जुलाई। ठीक है, 2 दिन तक प्रोग्राम होता है। एक किन को समर्पित है, तिब्बती गुरु रिनपोचे। क्या नाम है इनका, तिब्बती गुरु रिनपोचे को ये समर्पित है, रिनपोचे नाम है उनका। ठीक है, तिब्बती धर्म गुरु थे तो उनका नाम क्या है, रिनपोचे। ठीक, अब कोई प्रॉब्लम होगी, लद्दाख में मनाया जाता है हेमिस उत्सव, 2 दिनों का ये प्रोग्राम है, तिब्बती धर्म गुरु रिनपोचे को ये समर्पित किया जाता है। इस दिन ड्रम बजाते हैं, मास्क लगाते हैं जो तिब्बती लामाज होते हैं, ठीक है, जो भिक्षुक होते हैं। और ये कब मनाया जाता है, तिब्बती कैलेंडर के अनुसार 5वें महीने में, जो कि जून का अंत हो सकता है या फिर जुलाई की शुरुआत, यानी कि या तो लास्ट ऑफ जून हो सकता है या फिर अर्लियर जुलाई के अंदर। ठीक है, तो ये रहा आपका, तो क्या होगा ऑप्शन 4 लद्दाख। नेक्स्ट देखो, एक एथलीट द्वारा फेंका गया भाला किस गति में होता है, सपोज दिस इज ए पर्सन। ठीक है, अगर इसने अपने हाथ से भाले को फेंका है और इस तरीके से भाला जाता है, ठीक है, तो इसको कौन सी गति बोलते हैं, वक्रीय गति। कौन सी, वक्र, क्योंकि एक वक्र बना रहा है, ठीक है, एक आर्क बना रहा है, वक्रीय गति। या फिर और क्या बोल सकते हो, अगर किसी एंगल के साथ भेजा है तो प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंग्लिश, तो क्या बोलेंगे, वक्रीय गति। ठीक, तो क्या होगा ऑप्शन 3 कर्वीलिनियर। ठीक है, वक्रीय गति, कोई प्रॉब्लम इसमें। ठीक है, तो आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन बांस की बांसुरी के विश्व विख्यात प्रतिपादक है, यानी कि कौन बांस की बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी वैसे बांस से बनती है और किसी से बनती भी नहीं है, ये क्वेश्चन ही अजीब है।
खैर कोई बात नहीं। कौन से हैं? हरिप्रसाद चौरसिया। कौन? हरिप्रसाद चौरसिया। चलो थोड़ी सी उपलब्धि देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लग रहा है बार बार आ रही हैं सारी चीजें, तो इनको करेक्ट करो। हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया अवार्ड 1983 में पद्मश्री, 1984 में संगीत कला अकादमी अवार्ड, संगीत कला अकादमी अवार्ड, 1992 में पद्म भूषण, एंड 2002 में, सॉरी 2000 में, ओनली 2000 यानी कि सन 2000 में पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। ठीक है, तो ये 4 अवार्ड है जो इन्होंने प्राप्त किए हैं। अभी रोक लगी हुई है, यानी कि 24 साल तक कुछ नहीं मिला है इनको अवार्ड सरकार द्वारा। पद्म विभूषण लास्ट में ये सम्मानित है। ठीक है, तो कौन थे भाई? बांस की बांसुरी के विश्व विख्यात प्रतिपादक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिस्टर हरिप्रसाद चौरसिया, एंड दे वॉन 4 अवार्ड्स इन 1983 पद्मश्री, 1984 संगीत का कला अकादमी अवार्ड, एंड 1992 पद्म भूषण, एंड द लास्ट ऑफ अवार्ड इन 2000 एंड द नेम ऑफ द अवार्ड इज पद्म विभूषण। ठीक है, तो इनको 4 अवार्ड्स मिल चुके हैं। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट पे। एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के शासन के दौरान बनाया गया था? तो भाई किसके दौरान बनाया गया था? कृष्ण प्रथम के द्वारा। क्या नाम है उनका? कृष्ण प्रथम। चलो थोड़ा सा एलोरा का देखते हैं कहां मौजूद है। एलोरा का जो भव्य कैलाश मंदिर है किस राष्ट्रकूट के दौरान? कृष्ण प्रथम। तो देखो एलोरा है जो, वो औरंगाबाद में मौजूद है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में मौजूद है, महाराष्ट्र में। ठीक है, इसमें क्या है? गुफाएं। ठीक, और कैसी गुफाएं हैं? चित्रित गुफाएं। गुफा 10, गुफा 10 विश्वकर्मा को समर्पित है, विश्वकर्मा को समर्पित। गुफा 15, गुफा 15 आपके भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु को समर्पित है। ठीक है, गुफा 16 भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित। तो इसमें गुफाएं हैं, आप देख सकते हो। कहां मौजूद है एलोरा? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। किसने बनवाया? राष्ट्रकूट शासक कमल फर्स्ट, सॉरी कृष्ण प्रथम ने, राष्ट्रकूट शासन शासक कृष्ण प्रथम द्वारा। तो कौन सा वंश था? राष्ट्रकूट वंश, कृष्ण प्रथम द्वारा इनका निर्माण कराया गया। नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? ठीक है, तो किसमें है भाई? ये अनुच्छेद 63 में मौजूद है, अनुच्छेद 63। ठीक, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो देखो थोड़ा सा इसमें, उसका निकास, निकास शनि है। क्या है? शनि है। ठीक है, तो इसका उसके से मतलब क्या है? उसे मतलब क्या है? उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो ये ट्रिक है इसको फाइंड करने का, इस तरीके से इसको स्प्रेड करो। उ मतलब उपराष्ट्रपति, सा मतलब सभापति, का मतलब कार्यपालिका, नी मतलब निर्वाचन, ठीक है, का मतलब कार्यकाल। तो उ से देखिए उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद एक इसमें अनुच्छेद 63 से शुरू करना, 63 से। शाह यानी कि सभापति, सभापति, ठीक है, सभापति के रूप में कार्य करता है। ये 64 में दिया है आपका। ठीक, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। मैंने कॉपी में ट्रिक लिखाई है, ज्यादा नहीं, ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये ट्रिक है, और इनमें अनुच्छेदों को बैठाओ।
ठीक है ना। तो क्या होगा, अनुच्छेद 63। ठीक, नेक्स्ट देखो, पूर्वांचल हिमालय में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, यानी कि जो हिस्सा हिमालय का पूर्व में मौजूद है उसमें कौन सी पहाड़ियां शामिल नहीं है। पूर्व में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, अगर मेघालय की बात करें तो गारो खासी जनती है, ठीक है। उसके बाद बात करें मणिपुर की तो मणिपुर की पहाड़ियां, मिजोरम की बात करें तो मिजो हिल्स, ठीक है। पीर पांजाल इज नॉट ए पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालय। पीर पांजाल जो पर्वत श्रृंखला है वो आपका पूर्वांचल हिमालय में शामिल नहीं है। तो फिर किसमें भाई जो है ये जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रेणियां है, ठीक है। इनकी अधिकतम तो कितनी जाती है, 4500 मीटर इसकी ऊंचाई अधिकतम, ठीक है। और इससे एक पीर पांजाल, ठीक है, इससे एक सुरंग भी गई हुई है जो कि किसको जोड़ती है, जम्मू कश्मीर से बारामूला जो है, बारामूला को कनेक्ट करती है, ठीक है। तो ध्यान रखना पीर पांजाल किसका पार्ट है, लघु हिमालय का पार्ट है, ठीक है। लघु हिमालय का पार्ट है, किसका पार्ट, लघु हिमालय का। और पड़ता कहां पर है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान वाले कश्मीर में भी है, ठीक है, जो ऑक्यूपाइड है, पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो उसी का हिस्सा है लघु हिमालय, ठीक है। इसकी मैक्सिमम ऊंचाई जो बोलते हैं वो कितना है, 4500 मीटर समथिंग, ठीक है। चला नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है। हर्षवर्धन द्वारा लिखित नाटक कौन कौन से है, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, ठीक है। इसके कवि जो थे बाण भट्ट, उनके द्वारा कादंबरी और हर्षचरित, ठीक है। विक्रमोर्वशीय इज नॉट ए प्ले ऑफ हर्षवर्धन, तो क्या बोलोगे, विक्रमोर्वशीय। तो फिर इसने विक्रमोर्वशीय किसने लिखा, इसमें देखो एक बार विक्रमोर्वशीय फिर किसने लिखा, क्योंकि नेक्स्ट में यही मिल सकता है, तो इसी को अभी सॉल्व कर लो। विक्रमोर्वशीयम एक कालिदास की रचना है, किसकी है, कवि कालिदास की, ठीक। विक्रमोर्वशीय इसमें किसके बारे में है, इसमें राजा पुरूरवा एवं अप्सरा उर्वशी की प्रेम कहानी का चित्रण है, ठीक है, प्रेम कहानी का चित्रण है। तो ध्यान रखना विक्रमोर्वशीय में किसके बारे में बतलाया गया है, राजा पुरूरवा एवं अप्सरा उर्वशी की प्रेम कहानी के बारे में। अब देखो हर्षचरित द्वारा लिखी, हर्षवर्धन द्वारा लिखी हुई बुक्स देखो या नाटक जो भी हर्षवर्धन द्वारा रचित रचना द्वारा रचित क्या क्या है देखो, प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली, ठीक। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाण भट्ट, तो बाण भट्ट द्वारा रचित देख लो, नेक्स्ट में यही आ जाए। हर्षचरित यानी कि राजा हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण किया था इन्होंने, हर्षचरित एवं कादंबरी, ठीक है। तो इन बुक्स को भी अपने माइंड में ध्यान रख लो कि हर्षवर्धन ने कौन सी किताबें लिखी थी, प्रियदर्शिका, नागानंद एवं रत्नावली, एवं उनके कवि एक किसके कवि थे, हर्षवर्धन के, बाणभट्ट, ठीक है ना। उन्होंने क्या क्या लिखा, हर्षचरित और कादंबरी, ठीक है। विक्रमोर्वशीय किसकी रचना है, कालिदास की, और उसमें क्या दिया है, राजा पुरूरवा एवं अप्सरा उर्वशी की प्रेम कहानी। अगर कोई आपसे पूछा है कालिदास द्वारा रचित, तो और क्या क्या बता सकते हो, रघुज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, ये उनकी रचित कथना है, रघुज्ञान शाकुंतलम। मेघदूतम ये भी इन्हीं की है, कालिदास की, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीय, दीज आर बुक्स ऑफ कालिदासा, ठीक है। किस भाषा में लिखते थे, संस्कृत भाषा में, किस भाषा में लिखते थे, संस्कृत भाषा में, ठीक।
संस्कृत भाषा में लिखते थे अभिज्ञान शाकुंतलम एवं मेघदूतम कालिदास की। नेक्स्ट देखो, अब कोई पूछे आपसे कि बाणभट्ट किसके कवि थे तो आप बतला देना भाई हर्षवर्धन के थे। उन्होंने भी क्या लिखा था, कादम्बरी एवं हर्षचरित, ठीक है। और हर्षवर्धन की रत्नावली, नागानंद एवं प्रियदर्शिका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, अगस्त 2022 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 75 नगर पालिकाओं में भीख मांगने वाले लोगों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से योजना शुरू करी है। तो क्या नाम है इस योजना का, स्माइल 75। द ऑप्शन फर्स्ट, स्माइल 75 प्रोजेक्ट इज रिलेटेड विद द सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है। इसके तहत क्या किया गया है, इसके तहत क्या किया गया है, मैसूर राज्य को 2026-27 तक भीख मांगने वाले लोगों से छुटकारा, ठीक है, तक भीख मांगने वाले लोगों से फ्री करने का उद्देश्य इन्होंने रखा है। तक बेगर्स से इसको फ्री, बेगर्स ठीक रहेगा, ठीक है, इंग्लिश में बेगर्स से फ्री कर देते हैं, ऐसा इन्होंने उद्देश्य रखा है। और इसमें किन किन लोगों को शामिल किया गया, भीख मांगने वाले लोग, भीख मांगने वाले लोग, कॉमा ट्रांसजेंडर्स, ठीक है, ट्रांसजेंडर्स को भी रखा है क्योंकि वो भी रोड पे भीख मांगते हैं गाड़ियों से, तो इन दोनों को इस कैटेगरी में डाला है। एवं उनके प्रवास यानी कि बसावट, रोजगार यानी कि जॉब के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है, ठीक है, के लिए सरकार द्वारा प्रयास, ठीक है, ऐसा सरकार कर रही है, ठीक। तो स्माइल 75 प्रोजेक्ट क्या था, मैसूर राज्य ने ये लॉन्च किया था सन 2022 में। इसके तहत रोड पर भीख मांगने वाले लोग, जिसमें भिखारी यानी कि बेगर्स और आपके ट्रांसजेंडर से शामिल थे, उन लोग के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करी है जिससे कि मैसूर राज्य फ्री हो सके, ठीक है ना, बेगर्स के साथ में, बेगर्स से फ्री हो सके, तो उनके लिए रोजगार एवं प्रवास यानी कि उनके घरों की व्यवस्था की गई है एवं उनके लिए रोजगार काम के लिए उपाय किए जा रहे हैं, ठीक है। तो स्माइल 75 प्रोजेक्ट के अंदर क्या रखा गया है, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई और यहाँ पर लिखी भी हुई है, एंड देन प्लीज कॉपी इट। नेक्स्ट देखो, एक विद्यार्थी अपने स्कूल असाइनमेंट में पार्क में उपयोग करने के लिए घर पे खाद्य बनाने का तरीका सीख रहा है। कोई स्टूडेंट है एंड वो अपने घर में खाद्य बनाने का तरीका सीख रहा है, तो निम्नलिखित में से वो कौन सा मौलिक कर्तव्य निभा रहा है। भाई मौलिक कर्तव्य कितने हैं, टोटल 11 है। किस देश से आए, रसिया से मिले हम लोगों को। कब इंक्लूड किए थे, जब हमने 42वां संशोधन किया था इन 1976, ठीक है ना, तो उस दौरान किए थे, उस टाइम पे 10 जोड़े थे। 1986 जो 2003 का 86वां संविधान संशोधन था, उसमें एक और जोड़ दिया तो टोटल कितने हो गए, 11। तो ये किसका हिस्सा है भाई, ये पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करने का हिस्सा है, ठीक है। उन मौलिक कर्तव्यों में से 11वां कौन सा था कि आप जिस पर्यावरण या जिस वातावरण में रहते हैं तो उसको प्रोटेक्शन दीजिए, उसको प्रोटेक्ट कीजिए और किसी भी तरीके से उससे बचाओ, ठीक है, खराब ना होने पाए। तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना। थोड़ा सा मौलिक कर्तव्य के बारे में और देख लो। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से ली गए, रूस के संविधान से, क्लियर, ठीक है। 51 ए अनुच्छेद में रखे गए भाग 4 का पार्ट है, भाग 4 का हिस्सा है, जिसमें डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं। डीपीएसपी है यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। 42वें संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, ठीक है। 86वें संशोधन द्वारा एक और जोड़ दिया, तो टोटल कितने हो गए, 11 हो गए। तो इधर एक लिस्ट देख लो। इन 1947 में 0 थे,
इन 1976 के अंदर 10 हो गए, 42 पे संशोधन हुआ था। ठीक, 2003 86 में संशोधन द्वारा एक और जोड़ दिया तो 10 + 1 = 11 हो गया, है ना। 11 मूल कर्तव्य हो गए। तो इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ये भाग 4 का हिस्सा है जो कि क्या बने के अनुच्छेद में आते हैं। ठीक, इनका मूल कर्तव्य, इनका मतलब क्या है भाई, राष्ट्र को संबंध बनाना और जन कल्याणी बनाना, यानी कि लोगों में अच्छाइयां भरना और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को समझना। किस देश से लिया गया? रूस के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने पहली बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता? कब जीता भाई? 1983 में जीता था। ठीक है, 1983 में फर्स्ट वर्ल्ड कप जीता एंड सेकंड कप जीता 2011 में श्रीलंका को हराकर। 1983 में इन्होंने वेस्ट इंडीज को हराया था और उस टाइम पर कैप्टन कौन थे? तो देखते हैं, थोड़ी सी हाइलाइट्स देख लेते हैं। 93 क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, इसके बारे में। ठीक है, कहां आयोजन हुआ इसका? आयोजन कहां हुआ भाई? इंग्लैंड एवं वेल्स में। ठीक है, वेल्स में हुआ था, वेल्स में 1983 के अंदर। भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? भारतीय टीम के कैप्टन कौन थे? के कप्तान कौन थे? कपिल देव। ध्यान रखना, नेक्स्ट यही क्वेश्चन मिलने वाला है। कौन थे? कपिल देव। कपिल देव थे। किसको हराया फाइनल में? फाइनल में 53 रनों से, 53 रनों से वेस्ट इंडीज को हराया। किसको हराया? वेस्ट इंडीज को। ठीक है, तो ये 1983 का है। दूसरे टाइम कब जीते हम लोग? 2011 में सेकंड वर्ल्ड कप जीते हम लोग, जीते। ठीक है, 2011 में सेकंड वर्ल्ड कप जीते। फर्स्ट 93 में, 1983 में जीते। 2011 में कप्तान कौन था? महेंद्र सिंह धोनी। सिंह धोनी। फाइनल में कौन कौन सी टीमों के बीच मैच था? श्रीलंका को हराकर। किसको? श्रीलंका को हराकर जीते थे, हराकर। तो ये इंफॉर्मेशन भी लिख लेना, 2011 में हमारा कप्तान कौन था और किसको हराकर जीते थे और कब हुआ था सेकंड वर्ल्ड कप, कब जीते? 2011 में। टोटल कितनी बार भारत में आयोजन हो चुका है वर्ल्ड कप का? भारत में वर्ल्ड कप का आयोजन, क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात हो रही है, तो देखो कब कब हो चुका है, यानी कि कब कब इंडिया ने होस्ट किया था क्रिकेट वर्ल्ड कप को। फर्स्ट टाइम 1987, सेकंड टाइम 1996, थर्ड टाइम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 2011 में, थर्ड में, एंड फोर्थ 2023। ठीक है, 2023 जिसमें एक बार हम जीते थे सेकंड टाइम, दूसरी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते थे हम लोग होस्ट करते हुए, दूसरी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते। ठीक है, तो दोनों के बारे में बता देना। फर्स्ट कप जीते इन 1983 एंड द सेकंड टाइम इन 2011। किसको बीट किया हम लोगों ने? श्रीलंका को। ठीक है, एंड दैट टाइम कैप्टन कौन था? महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, तो ये पूरा क्रिकेट का, सो 4 ऑप्शन विल बी करेक्ट 1983। इसको देख लो, लिख लो जो भी है, क्योंकि नेक्स्ट पेपर में इसी तरीके से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या की गणना कीजिए। ठीक है, इसमें ऑक्सीकरण संख्या की गणना करना बताया है। तो भाई H2SO4 है क्या? है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, पीएच का यूज करना है F की जगह। ठीक, तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो क्या करें भाई? H की ऑक्सीकरण संख्या कितना है? H की ऑक्सीकरण संख्या कितना है? ऑक्सीकरण संख्या +1। O की कितना है? O की ऑक्सीकरण संख्या
-2, ठीक है। तो माना S की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, X, ठीक है। क्या है भाई, X है। तो आप कैसे करोगे इसको कैलकुलेट, 2 × 1 प्लस X प्लस 4 × -2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो क्या हो गया, 2 + x - 2, ठीक है। सॉरी, कितना हो गया, -8, ये रहा 0। तो ये क्या हो गया, x = -0, सो x = 6, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है। तो इस तरीके से किसी का भी कैलकुलेट कर लो। तो x = क्या आ गया, 6। तो क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या 6। इसे उतार लो, किसी की भी पूछे तो आप बतला देना किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सारे प्लस में रखो, बस जितने एटॉम्स दिए उसे मल्टीप्लाई में लो। यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम्स थे तो 2 को बाहर ले लिया। H कितना है, +1, जो ऑक्सीकरण नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर है, एंड प्लस x जिसका कैलकुलेट करना है, प्लस लगाया, फिर प्लस लगाया, फिर क्या है, O4 है तो 4 को आगे लिखा। O का कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, -2, सो -2। सो सिंपली इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। ए इसका सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट देखो, विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण संशोधन अधिनियम जो 2021 में किया गया था, उसमें कौन सा संशोधन नहीं किया है, ठीक है। ये 4 संशोधन देख रहे हैं और आपको उसमें से पहचानना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है इस संशोधन के बारे में। तो देखो, पहला भाई, सरकार किसी भी हवाई अड्डे को सिर्फ अधिसूचना के जरिए प्रमुख हवाई अड्डा मान सकती है, ये सही बात है। एक प्रमुख हवाई अड्डा वो है जिसमें न्यूनतम 35 लाख यात्रियों का वार्षिक आवागमन हो। गलत बात, ठीक है। तो कौन सा होगा सही, ये वाला। सरकार लाभ कमाने वाले घाटे में चल रही, तो कौन सा है, आप तो ये देख लो, क्योंकि योजना है, आप इसे खुद पढ़े लेना। 2021 में जो एरा है उसके तहत जिस जिस बिंदु में बात किया गया है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। तो वहीं से आपको पता लग जाएगा कि किसके बारे में बात किया गया था। 2021 में जो संशोधन हुआ है विमानपत्त आर्थिक नियामक प्राधिकरण का, ठीक है। तो उसमें ये पॉइंट ढूंढ लेना। वैसे क्या होगा, सेकंड ऑप्शन ठीक होगा इसका, ठीक। नेक्स्ट देखो, भारत ने हॉकी में ओलंपिक में अपनी शुरुआत किस वर्ष की थी, भाई किस वर्ष की थी हॉकी में ओलंपिक में शुरुआत, 1928 में। कब की थी, 1928 में, ठीक। उस टाइम पर 1928 में शुरुआत कहां हुआ था, ओलंपिक का आयोजन कहां हुआ था, ओलंपिक 1928 कहां हुआ था, नीदरलैंड में। कहां पर, नीदरलैंड में, यानी कि यूरोप के भीतर, ठीक है। इंडिया की तरफ से मेजर ध्यानचंद ने हैट्रिक लगाई थी, हैट्रिक लगाई एवं स्वर्ण मेडल दिलाया, स्वर्ण मेडल प्राप्त किया, ठीक है। भारत के पास हॉकी के 8 गोल्ड मेडल हैं। ध्यान रखना, 8 बार भारत ओलंपिक में जीता है, तो ये हॉकी के गोल्ड मेडल हैं। और भाई कब, 1928 में शुरुआत हुई थी, उसमें ही इंडिया ने नीदरलैंड को हराया। भारत ने 3.0 से नीदरलैंड को हराया, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, कोई पूछे कि कितने से हराया, तो भारत ने 3-0 से नीदरलैंड को हराया था, जिसमें मेजर ध्यानचंद ने हैट्रिक लगाई थी, ठीक है। और उसको हम जीत गए थे गोल्ड मेडल के साथ में, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम, 1928 में लास्ट मेडल जो था गोल्ड में, वो 1980 में आया था। अंतिम हॉकी में स्वर्ण पदक किसका, भारत का,
स्वर्ण पदक कब आया था? 1980 में। ठीक है, भारत द्वारा कब जीता गया था लास्ट? 1980 में। अभी भाई 21 में जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो, और 24 में जो ओलंपिक हुआ था, दोनों में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य मेडल। कौन सा मेडल? कांस्य मेडल। ठीक है, तो भाई कब? 1928 में जो मैच हुआ था ओलंपिक में, भारत ने जिसमें स्टार्टिंग की थी, उस मैच को भी जीता था। उसके बाद टोटल 8 जीते थे, और लास्ट स्वर्ण पदक किसमें जीता था? 1980 में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसे 2022-23 में आयोजित हुए G20 सम्मेलन में शेरपा के रूप में चुना गया था? ठीक है, यानी कि आयोजक के रूप में। तो कौन थे भाई? अमिताभ कांत। कौन थे? अमिताभ कांत। ये जो नीति आयोग बना था, नीति आयोग 2015 में, ठीक है, तो उसमें सीईओ थे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे भाई आपके? अमिताभ कांत, यही थे फर्स्ट सीईओ। फर्स्ट सीईओ, तो आप इन्हें क्या बोल सकते हो? ये भूतपूर्व सीईओ थे, किसके? नीति आयोग के। और इनको ही G20 का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें शेरपा के रूप में चुना गया था। इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है, ये नवंबर के मंथ में कहा हुआ था? इंडोनेशिया में। G20 सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में। तो क्या होगा? अमिताभ कांत। नेक्स्ट देखो, इसको लिख लेना, ये कौन थे? नेक्स्ट देखो, 1857 के सिपाही विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से किस तारीख को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के लिए यात्रा शुरू की थी? तो भाई किस तारीख को शुरू की थी? 10 मई को। कब शुरू की थी? 10 मई को। ठीक है, 10 मई को। कितने सैनिकों ने? 85 सैनिकों ने। 85 सैनिकों ने ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह, ठीक है, विद्रोह शुरू किया था। इसका कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस का उपयोग। चर्बी युक्त कारतूस का उपयोग। ठीक है, टोटल 85 सिपाही थे, और इनका लीडर कौन था? मैन मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे। ये बंगाल की छावनी की बात हो रही है। तो ये शीर्ष नेतृत्व के लिए कहां पर रवाना होने वाले थे? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में जाने वाले थे। टोटल सैनिक कितने थे? 85। मैन लीडर कौन था? मंगल पांडे। और बात कब की हो रही है? 10 मई 1857 की। इन सैनिकों को लगाकर इनको शीर्ष नेतृत्व मिल जाएगा, तो ये स्वशासन हासिल कर लेंगे, यानी कि जीत जाएंगे ब्रिटिशों से। तो इन लोगों ने अघोषित था पूरी तरीके से, लेकिन एक विद्रोह था। ठीक है, पहला विद्रोह था जिसको विद्रोह बोला जाता है। तो ये लोग शीर्ष नेतृत्व के लिए दिल्ली के पास जाना चाहते थे, जहां पर बहादुर शाह जफर सेकंड थे। ठीक है, लेकिन उससे पहले ही ब्रिटिशों ने इनको पकड़ लिया। नेक्स्ट देखो, हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप अनाज उत्पादन में वृद्धि की हुई। भाई 65 और 66 में जो हरित क्रांति से उत्पादन की वृद्धि थी, वो 72.4 मिलियन टन था, और इसी के 10 साल बाद कितना मिलियन टन हो गया? तो क्या आंसर होगा? 131.9 मिलियन टन। ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत, थोड़ा सा हरित क्रांति देख लो भाई। देखो 10 सालों में कितना हो गया? डबल टिबल हो गया। 10 सालों में डबल हो गया। 72 से सीधा कितना आ गया? 131। डबल हो गया। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1965 से 66 में। ठीक है, किसने शुरू की थी? किसने शुरू की थी भाई? MS स्वामीनाथन। किस फसल के संदर्भ में? गेहूं एवं चावल के उत्पादन में वृद्धि के लिए। चावल के उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, जिसमें गेहूं मुख्य फसल थी। मुख्य फसल गेहूं थी। पहले कौन सी जगह चुनी गई? पंजाब क्षेत्र को चुना गया। पंजाब क्षेत्र को सिलेक्ट किया गया। ठीक है,
चुना। ए भाई हरित क्रांति के बारे में, ठीक है। तो ये किस योजना के दौरान आ गई? दूसरी एवं तीसरी योजना के मध्य में, ठीक है। ये हो गया तीसरी योजना, इसको बोल सकते हैं तीसरी योजना, सॉरी दूसरी नहीं, तीसरी योजना के टाइम पर तृतीय पंचवर्षीय योजना, उस समय इसको ओपन किया गया, ठीक है। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत की सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी की पहचान कीजिए। भाई लौह इस्पात का मतलब क्या है? आयरन स्टील कंपनी। तो कौन सी है सबसे पुरानी? टिस्को। कौन है सबसे पुरानी? टिस्को, ठीक है। तो टिस्को की स्थापना कब हुई भाई? 1907 में। कौन थे इसके संस्थापक? संस्थापक कौन थे 1907 में? जमशेदजी टाटा, जमशेदजी टाटा एवं दोराबजी टाटा, दोराबजी टाटा, इन दोनों ने झारखंड में इसको शुरू किया, ठीक है। तो 1907 में सबसे पुरानी कौन सी है? टाटा आयरन एंड स्टील। 1912 में स्टील उत्पादन करना शुरू कर दिया था, स्टील उत्पादन, ठीक है। 1911 में लौह उत्पादन, थोड़ा सा इसको भी देख लेना। 1912 में स्टील उत्पादन इन्होंने शुरू कर दिया था। 1907 में सबसे पुरानी कंपनी है जो कि लौह इस्पात की कंपनी है। किसने ओपन की? जमशेदजी टाटा एवं दोराबजी टाटा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है भाई? तो कौन सी है इसमें से? भोपाल झील। कौन सी है? भोपाल झील। देखते हैं भोपाल झील। भोपाल झील कहां पर है? किसने बनाई? परमार वंश के शासक, परमार वंश के शासक राजा भोज ने, राजा भोज द्वारा इसका निर्माण किया गया। कब किया गया? 11वीं शताब्दी के दौरान, 11वीं शताब्दी के दौरान किस नदी पर किया गया? नदी है बेतवा। कौन सी नदी है? बेतवा नदी पर, ठीक है। दो तालाब है इसमें, दो झील है, या इस झील के दो पार्ट हैं। इस झील के दो पार्ट हैं, दो पार्ट यानी दो भाग हैं। पहला बड़ा तालाब, बड़ा तालाब, दूसरा छोटा तालाब, ठीक है, छोटा तालाब। किस लिए इसका निर्माण किया गया? राजा भोज को त्वचा संबंधी रोग था, त्वचा संबंधी रोग को ठीक करने के लिए, ठीक है, त्वचा संबंधित रोग को ठीक करने के लिए, ठीक करने के लिए। अगर कोई पूछे, वैसे सबसे बड़ी झील पूछे, क्योंकि राजा भोज का नाम दिया था और इसमें किसका नाम नहीं है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, तो वो सबसे बड़ी झील है आर्टिफिशियल, ठीक है। मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। किस नदी पर है? रियंद में। किस राज्य में? यूपी में। सबसे बड़ी नहर की बात पूछे तो आपकी कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। किस नदी पर? सतलज पर, ठीक है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन हैं, आपके 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। सारे सॉल्यूशन देखो, जो भी लिखता हूं, जो रिटिन है, लिखने लायक है, उसको निकाल के अपनी कॉपी में लिखो, ठीक है। बाकी के आप पेपर में देख चुके हो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कोई ज्यादा टफ पैटर्न नहीं है, यूजुअली हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा पेपरों को ध्यान से देखें तो। कौन से राजा आते हैं, किस योजनाओं का वर्णन है, जिससे कि आपको पता लग सके, ठीक है। तो आप देखना आराम से, इसको लिखना, एंड थैंक यू सो मच।